दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपका पैसा 21 दिन के अंदर में डबल होने के बजाय सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर ही आधा हो जाए। सारे चीजों का दाम एकदम से बढ़ने लग जाए। पिछले साल तक जिस चीज का दाम 100 रुपया था, आज वही सेम चीज का दाम 200 रुपया हो जाए। तो ये है इन्फ्लेशन। इस वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी वे में समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप इकोनॉमी के बिगिनर भी है तब भी आपको ये वीडियो का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। इस वीडियो को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन, देन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और लास्ट में इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जाए। आपको वीडियो को समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, इसीलिए मैं आपको फिर से इन्फ्लेशन का मतलब समझा रहा हूँ, वो भी एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल के मदद से। आप मान लीजिए कि आप 2023 में एक दुकानदार के पास गए और वहां से एक चीनी का पैकेट खरीदा, और उस पैकेट के बदले आपने दुकानदार को 100 रुपया दिया। लेकिन आप दूसरी बार 2026 में वही सेम दुकान में जाकर वही सेम चीनी का पैकेट खरीद के लाते हैं, लेकिन इस बार दुकानदार आपसे 105 रुपया चार्ज करता है। ये जो प्रोडक्ट के दाम पर 5 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है एक साल के अंदर में, इसको ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे पहला कारण है डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस होना। जब कभी भी मार्केट में एक प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, लेकिन इसका सप्लाई लेवल या तो सेम लेवल पर रहता है या फिर नीचे गिरने लगता है, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन का होना पक्का है। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक दुकानदार है जो कि हर महीने 3 चीनी का पैकेट 3 अलग अलग लोगों को बेचता है, लेकिन अगले महीने से वही दुकानदार के पास चीनी को खरीदने के लिए 5 कस्टमर आने लगे। अब की बार दुकानदार के पास 3 चीनी का पैकेट है, लेकिन उसको खरीदने के लिए उसके सामने 5 कस्टमर खड़े हैं। अब क्या हुआ कि हर महीने की तरह चीनी का सप्लाई लेवल तो सेम रहा, 3 का 3, लेकिन इस बार चीनी का डिमांड लेवल 3 से 5 हो गया। तो अब की बार दुकानदार को चीनी का प्राइस कुछ ऐसे बढ़ाकर फिक्स करना पड़ेगा ताकि इन 5 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही चीनी को खरीद पाए, और ऐसे केस में अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होता है। इसके रिलेटेड और एक इन्फ्लेशन है जिसको कि हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर किसी भी कारण के वजह से रॉ मटेरियल यानी शुगर केन का अगर प्राइस बढ़ने लगता है, तो ऐसे केस में शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली कंपनी को अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए उसको शुगर का रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। और एक बात, जब कंपनी फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, तो वहां के जो वर्कर्स होंगे वो भी एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड करेंगे कंपनी से, तो ऐसे केस में भी इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का दूसरा कारण है एक देश के द्वारा खराब मॉनेटरी पॉलिसी। हर एक देश के पास अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि अपने देश का मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है। सेंट्रल बैंक को मार्केट के हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, कब कितना डिमांड, कब कितना सप्लाई और कब कितना इन्फ्लेशन रहना जरूरी है। और एक बात, सेंट्रल बैंक को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि कब मार्केट में कितना पैसा प्रिंट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार गरीबी को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करके लोगों के बीच में बांटना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में देश का करेंसी का डीवैल्यूएशन होने लगता है। देश के करेंसी का डीवैल्यूएशन होने का मतलब है कि आपको बाहर से चीजों को इम्पोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, और चीजों के दाम पर एक्स्ट्रा पैसे का मतलब है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का तीसरा कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में इकोनॉमी का ग्रो होने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होना और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होना, और ऐसे केस में देश के लोगों के पास सैलरी के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा आता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे लोगों के बीच में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ, इसके वजह से लोगों के बीच में परचेसिंग पावर का इंक्रीज होता है, और परचेसिंग पावर के इंक्रीज होने से देश में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगता है, और ऐसे केस में इन्फ्लेशन होता है जो कि हमारे देश के लिए हेल्दी होता है। इस तरह के इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, इसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से भी हो सकता है, जैसे कि दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल इश्यू हो गया और क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे केस में भी इन्फ्लेशन होता है। आपने देखा होगा जब रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, तब क्रूड ऑयल का प्राइस कितना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम समझेंगे कि हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। इन्फ्लेशन के वजह से लोगों के परचेसिंग पावर और बैंक में सेविंग्स दोनों ही घटते रहते हैं। देश में जितने भी लोगों को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का इनकम आता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन इनका इनकम फिक्स्ड है, यानी इसका मतलब है कि वो नीचे गिर रहा है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लोन पर भी पड़ता है। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, श्याम और गोपाल। गोपाल ने श्याम को 10,000 रुपया का लोन दिया था 5% के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ये सोच के कि इस साल का इन्फ्लेशन 3% होगा और बाकी का 2% उसका प्रॉफिट। लेकिन इस साल कुछ कारण के वजह से इन्फ्लेशन 10% हो जाता है, तो ऐसे में श्याम गोपाल को 5% के हिसाब से 10,500 रुपया लौटाएगा।
तो ऐसे केस में श्याम तो गोपाल को 5% के हिसाब से 10,500 रुपया दे रहा है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो गोपाल का प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं 11,000 है, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% का है। तो यहाँ पर गोपाल का 500 रुपया का लॉस हुआ, क्योंकि उसने श्याम को 5% के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया था। तो ये होता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लोन के ऊपर। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर भी सीधा पड़ता है। इन्फ्लेशन के वजह से बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, उनको अच्छे से रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। अगर बिजनेस को अच्छे से फंडिंग नहीं मिलता है तो ऐसे केस में मार्केट में बिजनेस का सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर बिजनेस ग्रो नहीं करता है तो ऐसे केस में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देश के करेंसी पर भी पड़ता है। जब जब देश में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगता है, ऐसे केस में देश का करेंसी भी तेजी से अपना वैल्यू लूज करने लगता है। इन्फ्लेशन को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इस तरह के इन्फ्लेशन में हमें जनरली हर साल 2 से 4% के बीच में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है प्रोडक्ट के दाम पर, जो कि हमारे देश के लिए हेल्दी होता है, क्योंकि इस तरह के इन्फ्लेशन में देश के लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके डिमांड बढ़ता रहता है, और ऐसे केस में बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा मौका मिलता है और देश में जॉब्स क्रिएट होते हैं और अल्टीमेटली देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इस तरह के इन्फ्लेशन में हमें जनरली हर साल 10 से 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहता है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जल्दी से जल्दी इस इन्फ्लेशन को हैंडल करे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है देश के इकोनॉमी पर। इस तरह के कंडीशन में देश के आम नागरिक को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर इसको जल्दी से जल्दी हैंडल नहीं किया जाए तो ऐसे केस में यह हाइपर इन्फ्लेशन को भी ट्रिगर कर सकता है, और अगर देश में एक बार हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो ऐसे केस में देश का कंडीशन खराब से खराब होने लगता है। ऐसे केस में इन्फ्लेशन हर साल 600% से भी ज्यादा के स्पीड से ग्रो करता है और कभी कभी मिलियन या फिर ट्रिलियन को भी टच कर जाता है। देश के करेंसी का वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। ऐसा एक सिमिलर कंडीशन रिसेंटली वेनेजुएला में 2019 में देखने को मिला था, जब इन्फ्लेशन 2016 से 2019 तक लगभग 53 मिलियन % से भी ज्यादा के रेट से बढ़ने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करना है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ नहीं रहा है लेकिन आप उसके अगेंस्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में करेंसी का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा डीवैल्यू होने लगेगा और हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है आखिर में कि इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहला काम जो सेंट्रल बैंक कर सकता है वो है रेपो रेट को इंक्रीज करना। ऐसे में क्या होगा कि बैंक जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन को लेने के लिए अवॉइड करेंगे। बैंक ऐसा करने के बाद मार्केट में से कुछ ही समय के अंदर में कैश का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और ऐसे केस में डिमांड भी कम होगा और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी कम होगा। सेकंड में सरकार को अलग अलग चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि चीजों का दाम एकदम से बढ़ने लग जाए और लोगों का डिमांड उसमें से घटने लग जाए। ऐसे केस में इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये करना है कि देश में जितने भी लोग हैं उनके हाथ से लिक्विडिटी का पावर को छीन लेना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट या फिर आपका कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।